हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम लेट के बच्चों के लिए एक गेस पेपर हमने तैयार किया है। और ये गेस पेपर हम जो अभी 25 को आपकी जो है वो टेस्ट होने वाली है लेट की। तो उसके बारे में है, अगर जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो वो कम से कम जो परेशान रहते हैं कि हमारे 50 नंबर भी नहीं आते, बड़ी तादाद है जो लोग फेल होते हैं और आखिर में जाकर तैयारी करते हैं। अगर वो इसको देख लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसके तकरीबन कोई 90% मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके 50 नंबर आने चाहिए। अगर आपने अपना मजमून और जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है उसको भी साथ लिख दिया, तो उस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले आपको जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का जो गैस पेपर है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको देखिए। आप इसी को देखेंगे हम, क्योंकि इनको समझेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि चीजों को समझते हैं, हम रट्टा नहीं लगाते। जब हम समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाती है, तो फिर बच्चे आराम से कर लेते हैं। एक चीज और कि इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसमें जितने भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ को समझने वाले हैं या लॉ के जो अभी दाखला लेंगे, उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल इसमें आपको वीडियोस वीडियोस मिलेंगी। आप उनको जाकर चेक करें तो आपकी काफी मदद हो सकती है। आइए हम स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे पास, चलो हमारे पास अब शीट आ गई है। हम इस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब पहले तो इंग्लिश के 20 सवाल हैं, इसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन इसको समझना है। रट्टा नहीं लगेगा कि आप समझते हैं कि एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा आता है तो ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं होगा, इसको बिल्कुल समझना होगा। सबसे पहले हमारे पास सवाल आया है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम क्या होता है? एक जैसे अल्फाज, ठीक है। जो लफ्ज है हमारे पास एबॉर्डेंट है। अब एबॉर्डेंट का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। जिन बच्चे को नहीं पता उनके लिए मसला होगा, वो रटा मारेगा या कोई तुक्का मारेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। तो एबॉर्डेंट की माना आपको पता होनी चाहिए। एबॉर्डेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा का मतलब है कि जो जो चीजें आप अपने पास बहुत ज्यादा हैं उसको हम कहते हैं एबॉर्डेंट। अब इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें देखें, साइनोनिम के अलावा एंटोनिम, ये रेयर लिखा हुआ है। रेयर का मतलब है बहुत थोड़ा, एम्प्टी, कुछ ना। तो ये दो जो है इस पे कंफ्यूज हो सकता है कोई भी बच्चा। तो इसका जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है वो प्लांटी है। प्लांटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, और इंडीड जो एबंडेंट है उसका मतलब भी जो है बहुत ज्यादा है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर हमारे पास सवाल है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब साथ साथ आपके पास मैंने इसीलिए रखा है एंटोनिम, क्योंकि ये समझने की जरूरत है। ये साइनोनिम और एंटोनिम्स को जब आप समझेंगे नहीं तो बड़ा मसला होता है। एंटोनिम का मतलब है बिल्कुल उलट। अब जब उलट माने आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो एंटोनिम ऑफ द होस्टाइल, होस्टाइल ऐसा बंदा होता है जो बिल्कुल अनफ्रेंडली होता है। हमेशा उसके चेहरे पे कुछ इस तरह की तासुरात होते हैं कि लड़ने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। होस्टाइल होता है। तो अब होस्टाइल की माने जो है वो आपको एंटोनिम चाहिए, मतलब उसका उलट चाहिए। फ्रेंडली होगा, क्योंकि आपको पता ही है जो फ्रेंडली होगा वो नहीं लड़ेगा, वो तो दोस्ती के साथ आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस पूरे जुमले में मेरी आपको इसमें क्लास मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे जुमले में नाउन क्या है। देखिए, ठीक है। इसमें देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें आपके पास आपसे पूछ रहा है कि इसमें नाउन क्या है। ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट पर्सन जो होता है, ऑनेस्टी तो एडजेक्टिव है, ठीक है, आपकी क्वालिटी है। पॉलिसी, पॉलिसी इज ए नाउन। तो आपको ये बता रहा है कि पॉलिसी इज ए जो है वो नाउन है, उसको आपका करेक्ट आंसर है, उसी को ही आप जो है वो टिक कीजिएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास सवाल है। अब ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखें समझने की चीज है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही डेज टू स्कूल डेली। अब ही क्या है? और ये आपको जो जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि ही डेज टू स्कूल्स डेली। आपके पास है गो, गोस और गोइंग, गॉन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन यू हैव टू थिंक
कि ये ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हमारे पास हमेशा क्या होता है, जो वर्ब है उसके साथ एस लगता है या ईएस लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। ठीक है ना। तो ही गोज टू स्कूल जो भी है आगे, तो ये आपका जो जुमला है उसमें गोज आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप समझेंगे नहीं तो देन इट्स डिफिकल्ट। तो हम हर चीज को कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सवाल है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ठीक है, हमारे पास वर्ब्स की अकसाम है ना, तो उसमें तो पहले प्रेजेंट है, और प्रेजेंट की जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हमेशा इंग के साथ शुरू होती है। मतलब राइटिंग है तो आप राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, ये होगा प्रेजेंट का जो है वो पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हम ये पास्ट की पूछ रहे हैं, तो पास्ट के जो आपका पार्टिसिपल है ये राइटिंग नहीं होगा। ठीक है ना। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है ये रिटन होगा। ठीक है, रिटन इज द पास्ट पार्टिसिपल। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस आपको जो है वो याद भी करने पड़ते हैं, और प्रीपोजिशन आपको जो है वो थोड़े बहुत समझने भी पड़ते हैं, थोड़ी बहुत लॉजिक भी होती है। तो फाउंड के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है, तो ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, इन म्यूजिक, ऑन म्यूजिक, विथ म्यूजिक, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, आई एम फाउंड ऑफ दिस, आई एम फाउंड ऑफ दिस, तो फाउंड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। सो यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि जब फाउंड आएगा तो हम ऑफ लगाएंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा सवाल है। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक चीजों की स्पेलिंग का पता होना चाहिए। तो रिसीव की स्पेल क्या है? देखिए इसमें ई आता है, जो दो बहुत सारे बच्चे आई और ई में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाते, तो आर ई सी ई आता है, उसके बाद आई भी आता है रिसीव। तो ये स्पेलिंग है जो जब आपके प्राइमरी के बच्चों को भी आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन ये तो बहुत जो आसान अल्फाज लफ्ज है, इससे मुश्किल भी आ सकते हैं। अब कहता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें कौन सा एडजेक्टिव लगेगा? एडजेक्टिव का मतलब पहले आप समझें कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है कि आप कोई चीज, किसी की क्वालिटी। ठीक है ना, अब क्वालिटी वाली चीज यहाँ पे क्या है? वो ड्रेस शी, ये कोई भी इसमें क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव नहीं है। शी वोर ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ये क्वालिटी है। इसमें आप ब्लैक भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, अच्छी भी क्वालिटी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये इसका सही जवाब है। अब आते हैं इसका आर्टिकल ढूंढने में। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। 9 नंबर पे आपके पास अब आर्टिकल है, ऑनेस्ट मैन वाज रिवॉर्डेड। ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो है ये आपके पास वावेल साउंड निकालता है, तो ये आपको आएगा एन ऑनेस्ट। ये साउंड के साथ आपके जो वावेल्स लगते हैं ए और एन, तो ये समझना पड़ेगा। तो जब ऑनेस्ट आता है तो ये जो साउंड है आपका ये वावेल साउंड है, वावेल साउंड के साथ आपके पास एन ऑनेस्ट मैन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है ही डिड नॉट वेंट। अब डिड नॉट है, डिड के बाद आपकी सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ठीक है ना, जब भी आपके पास डिड या डज लगेगा, इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ये बात समझनी चाहिए। उसके बाद आपके पास है ही डज नॉट वेंट होम, उसके बाद भी डज भी है, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है गो का, तो नहीं लगेगा। ही डिड नॉट गो होम। ठीक है, अब इसमें आप देखें डिड के बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर आप दूसरा जुमला देखें ही नॉट गो होम, तो अब इसमें नॉट गो होम, तो आपको पता है जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हमेशा डिड लगता है। तो ही डिड नॉट गो इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको समझना है। मैंने आपसे अर्ज की कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवाल नहीं आते तो यू कैन आल्सो जो वॉच आउट, जो हमारी इसमें एक वीडियो मौजूद है, उसको आप देखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगी। जिसको ये सिंपल चीजें नहीं आती उनके लिए मसला हो सकता है, लेकिन ये सिंपल चीजें समझने की है। अब आपके पास है चूज द करेक्ट सिनोनिम। इसमें क्या चीजें हैं?
सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि इस साइनानेम में आप देखें कि साइनानेम कितने हैं। एक होगा, बाकी तकरीबन आपको एंटोनिम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोवर्ड है। कोवर्ड का क्या मतलब होता है, ये भी आपके पास एक एंटोनिम है, ठीक है। बुजदिल, वो ब्रेव है। हाँ, बोल्ट, ये इसमें आ सकता है। और वीक, कमजोर, अफ्रेड, जो डरता है। तो या डर, ये सारे के सारे इनफेक्ट आपके पास एंटोनिम दिए हुए। एक जो है इसमें साइनोनिम दिया हुआ है, दैट इज बोल्ड, और वो ही उसका करेक्ट आंसर है। ये इसकी एक अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक है कि हमें वो ढूंढना है जो साइनोनिम और एंटोनिम जो हमसे पूछा गया है, हमें वो नहीं ढूंढना जो पूछा नहीं गया, और हम उसी पे जो है वो निशान लगाते हैं। अक्सर बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 60% बच्चे ऐसा करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इस चीज का इल्म हो। अब यहाँ पे आ गया एंटोनिम ऑफ एक्सपांड। एक्सपांड क्या होता है कि आप किसी चीज को फैला दें, बढ़ा दें। अब इसमें इनलार्ज, ये भी बढ़ा दें। इंक्रीज, ये भी बढ़ा दें। एक्सटेंड, ये भी बढ़ा दें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज को कम कर दें, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो कम हो जाती है, तो इसका मतलब है डी इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई वर्ब बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें आपको बर्ड जो फ्लाई कर रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे वर्ब की आइडेंटिफिकेशन करें, ठीक है। वर्ब इसमें इस जुमले में कहाँ है? तो बर्ड्स क्या है, आपको पता ही है, नाउन ही है ना, ठीक है। फ्लाई इन द स्काई, तो जो फ्लाई है, दिस इज द वर्ब, ठीक है। आपके पास जो फ्लाई है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये आपका क्या है, जो वर्ब है जो आपसे पूछा गया है। बाकी इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। अब स्काई लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, दीज आर नॉट वर्ब्स एट ऑल। चूज द करेक्ट टेंस। अब इसमें भी आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि शी ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा, शी। अब शी के साथ देखें क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और आगे आपके पास क्या है, फिनिश्ड है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आपके पास ये जो जुमला है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो क्या हो जाता है, शी हैज, नॉट हिम। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ओके। उसके बाद आपके पास सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड। देखिए इसमें इजलेट लिखा हुआ है, लेकिन ये दो दो लोगों की बात हो रही है ना। इधर मतलब अली की भी बात हो रही है और उसके दोस्त की भी बात हो रही है। तो जब दो लोग होंगे तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, आर लेट, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल को समझिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। अब इस पे आपको समझना है कि ये क्या कह रहे हैं। इसने कहा कि मैं थका हुआ हूं, ठीक है ना। उसी की बात हो रही है ना, किसी और की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसमें ये जवाब आएगा क्योंकि उसी की बात हो रही है, मेरी आपकी बात नहीं हो रही। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात नहीं हो, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना। वो किसी और की बात कर रहा है। थर्ड पर्सन जब आएगा तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, उसी की बात करेंगे ना, थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन की जब बात करेंगे तो उसमें जुमले में थर्ड पर्सन आएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ओके। दिस इज ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन नहीं आते लेकिन कभी कभार आ सकता है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जुमले को समझे। तो आपके पास सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है आपके पास थर्ड पर्सन, तो आगे थर्ड पर्सन लगना है, उसी की चेंज लगनी है, ठीक है। आगे आते हैं, सवाल है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, ये क्राइसिस ये सिंगुलर है, लेकिन ई जब डाल देते हैं तो ये क्राइसिस हो जाता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही होती है, क्राइसिस क्राइसिस। लेकिन पिलर जो होता है उसकी थोड़ी सी स्पेल चेंज हो जाती है, आई जी की जगह पे ई लग जाता है, ठीक है। तो इट्स करेक्ट आंसर ऑफ द क्राइसिस। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी कैन सिंग्स वेल। इनकरेक्ट डेफिनेटली, क्योंकि जब कैन होगा तो आपके पास कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा।
ये बिल्कुल आपके पास आपको पता होना चाहिए। आप कभी इनको कैन और कुड और इनका यूज पढ़ लीजिएगा, उसके मेरे पास क्लास है तो आपको समझ है। इसके साथ कभी भी एस नहीं लगा सकते। और शी कैन सिंग वेल, ये करेक्ट हो सकता है। और उसके बाद है शी कैन संग वेल, शी कैन सिंगिंग वेल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी, शी कैन सिंग वेल। कैन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे संग होता तो बी आ जाता, तो बी नहीं है आपके पास, सिंगल कैन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है बी। और चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे ना, कंजक्शन किसको कहते हैं, जो अल्फाज को जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल आ गया साजदा एंड माजदा, जो एंड है इज कंजक्शन। तो आपको किसी दो जुमलों को और दो आपके अल्फाज को, लफ्ज को जब जोड़ता है तो उसको कंजक्शन कहा जाता है। तो आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। इसका मतलब है कि यहाँ पे बट आएगा। ये वैसे जो कंजक्शन है वो बिकॉज भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन इस पे कंजक्शन जो करेक्ट है वो बट है, क्योंकि इसको फिर आप अपने जुमले के साथ समझते हैं। आइडेंटिफाई एडवर्ब ही स्पोक लाउडली। अब इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें एडवर्ब क्या है। एडवर्ब हमेशा उसकी माने को तब्दील करता है, मॉडिफाई करता है। तो लाउड, लाउडली हो गया, तो इसका मतलब है लाउडली जो है वो आपका एडवर्ब है। अब आते हैं जनरल नॉलेज इसकी, इसके भी 20 सवाल है। देखिए इसमें कुछ सवाल जो आते हैं, ऐसा नहीं हो सारे 0 0 नंबर लें, तो कुछ बहुत ही आसान सवाल दे देते हैं कि हर बच्चे को पता होना होता है। ऐसा नहीं हो कि सबके सब उस पे, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जिसने किसी देखे नहीं होता, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फिर उनके लिए मुश्किलात होती है, तो कुछ सवाल उसमें डाल देते हैं बहुत ही आसान। जैसे अभी ये सवाल है आपके पास 21 नंबर, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है, सबको पता है इस्लामाबाद है। कोई वैसे कराची लिख दे, लाहौर लिख दे तो वो अलग बात है, वैसे सबको पता है अगर इस्लामाबाद का नाम सुना हुआ है तो। अब आपके पास सवाल है, यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, ये कब बनी थी? ये 1945 में बनी थी, जब आपकी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, दूसरी जो आलमी जंग थी, वो जब खत्म हुई थी उसके बाद ये बनी थी। ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये दूसरी जंग 1945 में खत्म हुई थी, तो उसके बाद ये आपके पास यूनाइटेड नेशन बनी थी कि अब जो है वो दुनिया को बहुत ही महजिब होना है। तो जब आप वर्ल्ड वार को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगी, तब ये बनी थी। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, देखिए हमारे पास वजीर आजम नहीं बना था, इंडिया में वजीर आजम बनाए थे हमारे पास, उस वक्त कायदे आजम साहब आए थे तो वो गवर्नर जनरल बन गए थे, क्योंकि इलेक्शन नहीं थी। हमने कभी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पहले, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद बनाया था। हमारे पास पहला भी जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो थे कायदे आजम साहब। जब आए थे तो उसने कहा कि मैं गवर्नर बनूंगा, तो ठीक है वो कबूल था, उसने इलेक्शन नहीं कराए थे। उसके बाद है आपके पास सवाल, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? ये पैसिफिक है, ठीक है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। उसके बाद है, ये सवाल आते हैं अक्सर आपके पास, एक तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा या सबसे मशहूर, सबसे लंबा, मतलब है कि जो आपके पास एक पूरी जनरल नॉलेज में जहां पर वो प्लेस करता हो सवाल, तो इस तरह का नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान ये क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, लिली, लेकिन इसका हमारा जो नेशनल फ्लावर है दैट इज जैस्मीन। करेंसी ऑफ जापान, जापान की कौन सी करेंसी है? यन है, इसमें डॉलर है, वॉन है, यूरो है, ये सारी बाहर की दूसरे ममालिक की जो है वो करेंसी है, लेकिन ये यन जो है वो जापानी यन कहते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अब इसके साथ बेल लगा हुआ है, ग्राम बेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जब भी आप बेल को सुनेंगे तो आपको उसमें रिंग बजती है ना आपके टेलीफोन में, तो ये आपके जहन में हो जाती है कि ग्राम बेल जो था उसने ये आपकी टेलीफोन इजाद की थी। ये सवाल आया भी गया आपके पास, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन, ये हुआ थी 1945 में। उसके बाद आपके पास यूएन जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यूएनओ। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, अब हमारी तो केटे लेकिन सबसे केटू है, लेकिन सबसे जो है बड़ी वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो इस्लामी कंट्रीज है या जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनके सपोर्ट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वैसे करते तो नहीं है, आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ फलस्तीन में, कोई ओआईसी वगैरह नहीं हुई, होता कुछ नहीं है, सारे जिनके इशारों पे चलते हैं वही चलते हैं, लेकिन ये एक सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि इसका ये सवाल ये पूछ सकते हैं। और उसके बाद सवाल है, पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक। अब रिपब्लिक ये कब बना, ये जो हमारा पहला आयन बना था, ये आयन बना था तकरीबन 9 साल के बाद। 9 साल के बाद जो पहला आयन बना था 1956 में, उसमें इस मुल्क को रिपब्लिक कहा गया था, ठीक है। तो रिपब्लिक जब बना था वो 1956 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बना था। उसके बाद है आपके पास लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द पाकिस्तान। हमारे पास दो तीन डिजर्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो थर है, चोलिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, हु रोट जना ऑफ पाकिस्तान, ये अंग्रेज था, उसने एक किताब लिखा था जना ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम था स्टेनली वोलपर्ट, ठीक है। वैसे दूसरे लोगों ने भी इस पे बड़ा काम किया हुआ है, कायदे आजम पे बहुत सारे लोगों ने उन पे लिखा है, वसीम हुसैन साहब ने भी बड़े अच्छे किताब लिखे हैं, इश्तियाक अहमद साहब ने भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो किताब है ये स्टेनली वोलपर्ट का किताब है, जनाब पाकिस्तान। हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, अब हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ये अमेरिका में है, अमेरिका का जो बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का जो है वो हेडक्वार्टर है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड इन, ये कब हुआ, पहला जो हमारे पास आयन बना वो 9 साल के बाद बना, वो बना था 1956 में, ठीक है। 1956 में पहला हमारा आयन बना था, ठीक है। इंडिया ने जल्दी बना लिया था, लेकिन हम 9 साल आपस में लड़ते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती रही, टूटती रही। और इस पे आप आगे चलेंगे, जब वकील बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या मुल्क की कहानी थी। इसको वकील बनने के लिए एक ये भी आपको फायदा मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारे मुल्क में ये जितनी सियासत हो रही है शायद ये आजकल की कहानी है। ये आजकल की कहानी नहीं है, ये शुरू से ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला कानून जो हमारा आयन बना था वो 1956 में बना था, 1956 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सवाल है आपके पास, करेंसी ऑफ द यूके। अब यूके का पाउंड है, सबको पता है, अगर वैसे भी डॉलर नहीं है, यूरो नहीं है, येन नहीं है, ठीक है। और सवाल है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास नेशनल एनिमल क्या है, मारखोर है। ये नेशनल एनिमल है, आपको पता ही होगा कि हमारी जो सबसे टॉप एजेंसी है उसका सिंबल भी है मारखोर। सार्क कब बनी थी, सार्क जो हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी थी, जो साउथ एशिया की है, वो 1985 में बनी थी, ठीक है ना। 1985 में सार्क बनी थी। वर्ल्ड लिटरेसी रेट, ये पढ़े लिखो तालीम बालगान का जो दिन है वो कब मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 8 सितंबर, ये याद रखना है आपको, इस तरह के सवाल आते हैं, जो डेज सेलिब्रेट होते हैं ना, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो क्या है, वो हमारा ही एशिया। पाकिस्तान स्टडी के 10 सवाल आते हैं, अब इसमें भी कोई इतने मुश्किल, पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, मैंने आपसे कहा ना, एक आध सवाल ऐसा आएगा जो हर बच्चा उसको कर सकेगा, ठीक है ना, ये तो सबको पता है 14 अगस्त को। वैसे हम और इंडिया जो है वो एक ही दिन आजाद हुए हैं, लेकिन हम 14 को मनाते हैं, वो 15 को। हालांकि 14 को अगर देखा जाए तो 14 को हमें आजादी नहीं मिली थी, 15 को मिली थी, क्योंकि 14 को तो हम अगर गुलाम थे तो 14 को ही गुलाम थे। 15 को इनफैक्ट जो ज्यादा राइटर है वो कहते हैं, लेकिन हमने कंसिडर किया कि हम 14 को आजाद हो गए थे, ठीक है ना। ये हमारी एक तारीख है कि हम हर चीज को तब्दील कर देते हैं, इसीलिए 14 अगस्त 1947 जो हमारी डॉक्यूमेंटेड डेट है हम वही लिखेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये एक्चुअली बेस है इस मुल्क का। तो उसमें पाकिस्तान की बात की गई और उसमें
स्टेट्स की अलग जो सॉवरेन स्टेट की बात की गई, तो ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बुनियाद है, तारीख का बुनियाद है, वो लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, वो 1940 से हुआ, ठीक है। ये आपको सवाल याद होने चाहिए। पाकिस्तानी आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन, ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमने बना के रखी थी या बनाई थी, ये टू नेशन थ्योरी है कि दो कौमें। अब दो कौमें तो उन्होंने कहा कि साथ नहीं रह सकती, लेकिन हम जो एक कौम लेकर आए थे मुसलमान, वो भी साथ नहीं रह सकी। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। वो टू नेशन थ्योरी कोई कहता है कि खत्म हो गई, लेकिन अगर आप इस डिबेट को याद रखेंगे कि हिस्ट्रिकली जो डिबेट है उसको याद रखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की ये आइडियोलॉजी जो लोग कहते हैं और बड़ा सवाल भी करते हैं, आगे चलकर भी इसको हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में, तो आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? लियाकत अली खान साहब थे, जो इंडिया से आए थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये जो है, ये कब हुई थी, कब पास हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये हुई थी 1949 में, ठीक है, 1949 में। 2 साल के बाद हमने सोचा कि इस मुल्क का मकसद भी कोई होगा ना, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में आया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, ये पहला कानून जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, एब्रोगेटेड हुआ, टूटा, वायलेट हुआ। वो भी एक सिविलियन वजीर आजम थे, सिकंदर मिर्जा साहब। सिकंदर मिर्जा है, लेकिन उसको सिकंदर मिर्जा कहते हैं, तो सिकंदर मिर्जा था, उसने इसको एब्रोगेट किया, ये 1958, ठीक है ना। वो खुद ही लेकर आए थे अपना अयूब खान को, लेकिन फिर अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को निकाल दिया। तो ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप तारीख याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिकंदर मिर्जा जो फर्स्ट हमारे सिविलियन वजीर आजम थे, उन्होंने पहले अपने उसको जो मुल्क का आयन था उसको तोड़ के रख दिया, ठीक है। वो एक डिक्टेटर लेकर आए थे, आप उसी के अंडर में काम कर रहे, लेकिन उस डिक्टेटर ने उन्हीं को ही निकाल दिया, अपना सिकंदर मिर्जा को। हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो निशान पाकिस्तान है, ठीक है। निशान पाकिस्तान, वैसे हिलाल पाकिस्तान भी है, सितारे पाकिस्तान भी है, लेकिन निशान पाकिस्तान ये क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो सिविल अवार्ड है। रिवर इंडस, रिवर इंडस ओरिजिनेट, मतलब कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, स्पेशली कि ये हमारी एक लाइव जो रिवर है, जो सबसे हर साल पूरा चलती रहती है, पेरिनल, जो हमारी सबसे बड़ी रिवर है, वो तिब्बत से निकलती है। फार्मर अलीगढ़ मूवमेंट, देखिए अलीगढ़ का नाम आता है तो सर सैयद अहमद खान साहब, ये आप तारीखों में पढ़ा होगा। अब आते हैं हमारे पास इस्लामिक स्टडीज के भी 10 क्वेश्चन हैं। ये भी आपको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए कुरान शरीफ के बहुत सारे सवाल आते हैं। फर्स्ट रेवलेशन कैम इन, ये कहाँ हुई? ये मक्का में हुई। तो मदीना तो बाद में, पहले मक्का ही सब कुछ उनका गढ़ था, तो मक्के से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मक्का सबसे पहला जो है वो उसकी रेवलेशन हुई। कलाम पाक जो था वो जब रिवील हुआ तो पहले वहां पे हुआ, मतलब पहली वही वहां पे हुई। उसके बाद सवाल है, ये पहला जो फर्स्ट सूरा रिवील, पहली सूरा कब नाजल हुई या कब हुई? ये अल अलग है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल है टोटल पिलर पिलर ऑफ इस्लाम, जो हम इस्लाम के जो बुनियादी जो हमारे ईमान का हिस्सा है वो 5 हैं। अच्छा, होली कुरान रिवील्ड इन कितने सालों में हुआ? ठीक है, ये 23 सालों में जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये रिवील हुआ या नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से। अब फिर सवाल आसान आ गया, फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम ये हजरत अबू बकर थे। जक़ात इज कंपलसरी, जक़ात हम किस चीज पे देते हैं? ठीक है, हमारी अपनी वेल्थ पे देते हैं, हेल्थ पे नहीं देते, टाइम पे नहीं देते। जो वेल्थ का मतलब होता है कि आपकी, मैं यही कहता हूं कि इसमें इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको समझेंगे नहीं, अगर किसी को वेल्थ के माना के नहीं पता, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो वेल्थ का मतलब आपकी दौलत, आपके पास जो वसाइल है, या वसाइल से, वसाइल तो शायद सही लफ्ज नहीं होगा, दौलत, ठीक है ना, आपके पास जो पैसे हैं उस पे ये
जो है पैसे सोन वाट एवर जो भी आपकी मिल्कियत है उस पे ज़कात होती है। अब हिजरा टुक प्लेस इन, ये ऐसा सवाल है जो इसको कभी कभी लोग हज समझ लेते हैं। ये हिजरा है, हिजरा से मतलब है कि हिजरत ये पहली कब हुई। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो ये पहली हिजरत कब हुई, ये 622 एडी सन है उसमें हुई। लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सबको पता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद है होली बुक रिवील, वो भी जो हमारे पास हमारी होली बुक के मुसलमानों की, लेकिन ये दाऊद की पूछ रहा है, ठीक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी जो है वो किताब है। सवाल क्या है, होली प्रॉफिट रिवील टू द प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरेत जबूर इंजील। ये जबूर जो किताब थी ये किस पे, दाऊद पे हुई उतरी थी, ठीक है। ये सवाल आते हैं हमारे जो चार किताबें, आपको पता होना चाहिए कौन सी किताब किस नबी पे उतरी थी। चार जो हमारे इस्लामी बुक्स हैं उसके बारे में आपके पास सवाल होना चाहिए। आपको ये सवाल याद होने चाहिए, आप अभी लिख लें। और ये अगर मेरी उसमें आप वीडियोस में देखेंगे उसमें ये सवाल मौजूद है, आपको सारे सवाल इकट्ठे मिल जाएंगे। अब आते हैं, देखें ये उर्दू के सवाल आते हैं। उर्दू के सवालों में आपको ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, कुछ बहुत ही आसान, कुछ ऐसे मुश्किल होते हैं। स्पेशली जिन लोगों का उर्दू अदब के साथ ताल्लुक नहीं, माजरत के साथ, उनको उर्दू नहीं आती, पता नहीं ये क्यों इसमें डाली हुई है। हालांकि सारी हमारी जो जुरिस्प्रूडेंस है वो इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू डाली हुई है इसमें। उर्दू का कोई ताल्लुक नहीं है आपके लॉ के साथ अभी तक। कहते हैं कि ये अभी ट्रांसलेट हो गए सारे डिसीजन, लेकिन अभी तक नहीं हुए, ठीक है। अभी तक जो हमारी प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश में होती है, डिसीजन इंग्लिश में लिखे जाते हैं ज्यादातर। कभी कभी कोई जज होता है उसको लिख देता है, अदरवाइज नहीं लिखे जाते, ओरिजिनली इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो भारत इसमें इन्होंने उर्दू डाल दिए। कौमी जबान, ये इसमें भी सवाल आ गया कि ये हमारी उर्दू जबान है। बांग दरा के मुसन्निफ कौन है। बांग दरा एक मशहूर किताब है अल्लामा इकबाल साहब की, तो पता होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है जिनका उर्दू अदब के साथ मैंने अर्ज की कि कहा कि उनको ये नहीं पता होगा। तो ये बांग दरा जो है किताब है ये अल्लामा इकबाल की। वाहिद की जमा क्या है, अब लफ्ज हरफ बात, लेकिन वाहिद का जमा जाहिर सी बात है अल्फाज है, वाहिद है कि अल्फाज ज्यादा लफ्ज। मुहावरा, ये 3-4 दफा रिपीट हुआ है सवाल कि आसमान से गिरा खजूर से अटका, ठीक है। तो इसका मतलब है मुश्किल और बढ़ गई। आपका सवाल का जो जवाब है उसका जो आसान आंसर है वो ये कि मुश्किल और बढ़ गई। खुशी खुशी नहीं है या कामयाबी नहीं है, अब फिर भी वो लटका हुआ है। उर्दू का मशहूर शायर कौन है, ठीक है। अब मीर तकी मीर सबसे आगे है, लेकिन मसला मसला ये है कि मशहूर तो सारे ही है ना। तो ये सारे जो है वो मशहूर है। मीर तकी मीर, सर सैयद, हाली साहब, ये सारे के सारे जो है ना ये मशहूर हमारे शायर थे। तो ये आपके सवालात हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए। और इसको 1-2 दफा आप रिपीट करेंगे तो मेरे ख्याल है आपका पर्चा बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। और ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवालात। एक आध आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पढ़ेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो सकता है। थैंक यू।